हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीईटी से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न हैं। तो आज का जो हमारा मूल अधिकारों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से कथन है देखते हैं कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन के बारे में आपको बताना है कि केवल दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक, दो और तीन सही है। ये जो पॉलिटी के प्रश्न है न केवल सीईटी के लिए, वर्ण जो दूसरे एग्जाम्स है जहां भारत का संविधान हमारे कोर्स में है तो उनके लिए भी बराबर रूप से इंपॉर्टेंट है। तो कथन यहां पर दिए हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। पहला कथन यह है। दूसरा, एक संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा जो कथन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय की केंद्र में जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन से इसको अंत स्थापित किया गया था। तो ये तीन कथन है, तीन में से कौन सा सही है? एक सही है, एक या दो दोनों सही है, एक दो तीन ये सही है, या दो और तीन सही है? क्या आंसर आ रहा है आपके? तो यहां पर जो है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, इसमें यह आपकी सही नहीं है। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? केवल दो जो है आपका सही उत्तर है। केवल दो, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है, आंसर है दो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संपत्ति का जो मूल अधिकार है, किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान का जो 42वां है संशोधन अधिनियम उसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? मूल अधिकारों का लोप कब किया गया? क्या आंसर आ रहा है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। 44वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको एक विधिक और कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। किस रूप में रखा गया? विधिक और कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आपके आंसर आ रहा है सी। दूसरे का आंसर क्या आ रहा है भाई? दूसरे का आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वह इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? कौन सा अधिकार है भारत का संविधान हमें प्रदान नहीं करता है?
हाँ भाई वीरेंद्र घर, क्या आंसर आ रहा है आपके? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार हमें प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो समानता का अधिकार है, यह भारत का संविधान हमें प्रदान करता है। धर्म पालन करने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तीसरे में स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी भारत का संविधान प्रदान करता है। भारत का संविधान हमें कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है यहाँ पर? तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा समान आवास का अधिकार। किसका अधिकार? समान आवास का अधिकार हमें प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार। यहां पर जो है देखो, इसमें इनकी व्याख्या है कैसे कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है। तो समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में धर्म पालन करने का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। समान आवास का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ये RSRTS एग्जाम प्री 2003 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो भाई हमारे आंसर है कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये भारत का संविधान हमें प्रदान करता है। लैंगिक समानता का जो अधिकार है, ये भी भारतीय संविधान आपको प्रदान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। और फिर रही बात सूचना का अधिकार, तो यह अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिया गया, यह बाद में जोड़ा गया है। सूचना का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान के नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया। तो यह कैसा अधिकार है? जो सूचना का अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि IAS प्री 1996 में प्रश्न आया हुआ है कि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। या इन व्यक्तियों में से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है? तो इसमें देखो, पहला क्या कहता है कि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। किससे? कि हम किसी को है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये जो मामला था बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य का जो वाद था, उसमें अवधारित किया गया। बिजोई
इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में। उस वाद के बाद की क्या स्थिति है, इस प्रकार से है। तो उसमें है कि पहला जो है वह कथन सही है। दूसरा, इससे क्या होगा, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, यह भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो यह भी सही है। तो यहां पर 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इनमें से कौन सा है, भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है परंतु जो गैर नागरिक है उनको यह प्राप्त नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून की समक्ष क्षमता ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है कानून की समक्ष क्षमता। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का जो संरक्षण है यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, केवल भारतीय नागरिकों के लिए एक तो 1 नंबर और एक 3 नंबर। कौन कौन सा आंसर होगा, एक तो 1 नंबर और एक 3 नंबर। ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि की समक्ष क्षमता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष क्षमता, तो विधि के समक्ष क्षमता ये जो मूल अधिकार है भारतीयों के साथ में जो गैर भारतीय हैं, दूसरे नागरिक हैं, यानी सभी को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको छोड़ दो अभी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी भारतीयों के साथ में सभी को प्राप्त है। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। IAS प्री 1999 में ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। व्यापार और व्यवसाय के अधिकार का, विधि की समक्ष क्षमता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का किसका दावा नहीं कर सकता है। तो यहां जो हमारा आंसर है कौन सा है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का दावा कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है,
भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो यह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 1, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के से लाभ प्राप्त कर सकता है या उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये आईएएस प्री का प्रश्न है। प्रश्न को एक बार वापस देखिए। प्रश्न है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभों का हकदार हो सकता है? यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है या उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो यहां पर जो है केवल 1 और 3 सही है। एक क्या है कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, और फिर अगला जो है यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के जो 15 पॉइंट कार्यक्रम है उसे लाभ प्राप्त कर सकता है। पहले है, एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 नागरिकों के लेने की व्यवस्था की गई थी, परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करता था? राष्ट्रपति है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों की, परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 10वां में क्या आंसर है भाई? 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में? तो 10वां में हमारा आंसर है 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1976 में। तो आंसर है बी, आंसर बी है। थैंक यू।